एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड दिस इज द पार्ट थर्ड वीडियो ऑफ दैट। क्लियर है? तो थर्ड वीडियो आज करते हैं और आज का सिर्फ एक टॉपिक रहेगा, दैट इज द टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के कितने टाइप्स होते हैं? सो हियर वी गो। पहला है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, on the basis of liability of members. Next है हमारे पास basis of nationality, basis of control and the basis of membership. ठीक है, इन पांच जो सेक्टर्स हैं इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के हमने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं और जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है और देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इसके बेसिस पे आप बताइए और ये इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है? तो एक एक करके डिस्कस करेंगे और आई विल जस्ट ट्राई टू मेक दैट दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, छोटा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर लंबा हो जाएगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सिंपल चीज है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो कि हमारा बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास चार्टेड कंपनीज। इसमें हमारी चार्टेड कंपनीज का क्या रोल होता है? व्हाट आर द चार्टेड कंपनीज? चार्टेड प्लेन आपने सुना होगा। व्हाट इज द चार्टेड प्लेन? चार्टेड प्लेन जो होता है नॉर्मल हर एक किसी का नहीं होता है, जो कि हमारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स जो होते हैं और उनके पास होता है। ठीक है, चार्टेड प्लेन का मतलब होता है क्या है कि एक प्राइवेट जेट, प्राइवेट एरोप्लेन जो सिर्फ एक वही इंडिविजुअल ही यूज कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं यूज कर सकता। उसके पास सारी लग्जरी रहेगी, सारी फैसिलिटीज रहेगी, उसका खुद का वो पायलट भी होगा। ठीक है, तो चार्टेड प्लेन का मतलब क्या होता है भाई? हम लोग अकेले ही उसको यूज कर रहे हैं। तो दैट मींस कि जो चार्टेड कंपनीज होती है वो होती क्या है? वो एक कंपनी होती है जो कि जैसा आपको मालूम है कि जो ब्रिटिश राज हमारे इंडिया में चल रहा था, दैट इज व्हाट, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो वो जो होता है, ये हमारी जो कंपनी होती है, इनका यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, जो ये कहेंगे वही यहाँ पे होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी जो कंपनी होती है, आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, तो ये जितने भी कंपनीज थी इनको हम लोग बोल सकते हैं चार्टेड कंपनीज। क्लियर है? और आज के टाइम पे ऐसी कंपनीज आप बहुत ही कम रह गई, जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उंग है। ठीक है, तो वहां पे डिक्टेटरशिप अभी भी चल रही है। तो यही चीज है कि जो चार्टेड कंपनीज होती है ये अपना जो मतलब सत्ता बना के रखती है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होता है? दीज आर द कंपनीज व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड विद द स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है? तो इनको एक बनाया ही एक स्पेशल एक्ट के लिए जाता है। अब स्पेशल एक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोग एक सिंपल ले लें, ये जो कंपनीज होती है ये हमेशा एक नेशनल वेलफेयर के लिए इसको यूज किया जाता है। जो भी हमारी नेशनल एक्टिविटीज होती है, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, इसकी पावर्स एंड इसकी जो एक्टिविटीज वगैरह होती है वो भी हमारे किस पे डिपेंड होती है? वो उस लॉ पे डिपेंड होती है जिसके थ्रू हमें इस कंपनी को बनाया गया है। क्लियर है? बाय व्हिच इट इज बीइंग क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेशल एक्ट। ठीक है, सॉरी नहीं, लॉ नहीं, एक्ट। क्लियर है? तो इसमें हमारा यहाँ पे आ जाएगा आरबीआई हो गया, आपका एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो दो बड़े बड़े जो बैंक है ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी कंपनीज। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग रजिस्टर्ड कंपनीज में। रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती है? जैसे कि नाम में ही है रजिस्टर्ड कंपनीज, तो दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद अ स्पेशल एक्ट। भाई यहाँ पे क्या होता है? जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके पास होता है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास। क्लियर है? उस कंपनी का फॉर्मेशन, उस कंपनी का वर्किंग और उस कंपनी का वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो जितना भी जो सारा प्रोसीजर होता है वो हमारा इस कंपनी के थ्रू ही होता है। ठीक है, आपकी वो जो कंपनी होती है वो लिस्टेड होनी चाहिए रजिस्ट्रार के पास। क्लियर है? और अगर हम लोग इसमें बात कर ले तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, किसको हो जाएगा? आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा, आपका मारुति उद्योग हो जाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी। क्लियर है? तो आई होप कि जो पहला जो पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये पूरा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है और इसमें जो पहला सब टॉपिक है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स समझ में आता है? कंपनीज लिमिटेड मतलब क्या है कि कंपनी हमारी क्या है, इसमें शेयर्स के लिमिटेड होती है। ऐसा कैसे होता है भाई? जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले, हम लोग मोटा मोटा हमेशा हम लोग बात करते हुए जिसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी बात करें। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स इसका मतलब ये है कि किसी एक एक्स ने अगर शेयर्स खरीद लिए हैं और मान लीजिए कि एक जो 100 शेयर है और उस 100 शेयर में किसी ने
50 शेयर खरीद लिए, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू थी आपकी 10 रुपीज। क्लियर? तो अगर किसी ने 50 शेयर खरीदे हैं और 10 रुपए का शेयर एक है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने ये कहा कि भैया ऐसा है, आप 7 रुपए हमसे ले लो और बाकी के बच्चे हुए हमसे ले लेना, ठीक है। तो अब हुआ क्या, उसने उसको कितने पैसे दिए, उसको जो मालिक है उसको कितना दिया, 50 में से कितना उसने लिया, 50 शेयर्स लिए हुए थे, उसने 7 रुपए दिए, तो 7 5 35, दैट मींस 350 रुपए, ठीक है। देने कितने थे उसको? 500 रुपए। तो हुआ क्या, उसने 350 रुपए दिए, अब उसका कितना बचा? 150 रुपीज। तो वो जो 150 रुपीज है वो लायबल है 150 देने का, ना कि उससे ज्यादा। क्लियर है? तो यहाँ पे तभी आता है हमारा कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो वहां पे जो हमारी जो लिमिटेड होगी, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? तो लायबिलिटी इज ओनली फॉर द 150 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी, ठीक है। अभी हम लोगों ने शेयर्स देखा, अब हम लोग गारंटी देखेंगे। तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, जो यहाँ पे मेंबर होता है, एवरी मेंबर इज लायबल टू द कॉस्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो जितना भी वो पैसा लगा रहा है वो उसी के लिए ही लायबल होगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग शेयर्स को भी ले सकते हैं, अगर कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो, ठीक है, तो वो उस चीज उतने का ही लायबल होगा जितना उसने अनपे किया होगा। भाई अभी तक मान लीजिए अभी अपने शेयर पे एग्जांपल दिया था ना कि उसने 150 पे नहीं किया है, तो वो 150 के लिए लायबल है, तो वो 150 के लिए ही लायबल होगा इस सेकंड वाले में भी, ठीक है। तो वो उसका गारंटी है। क्लियर है? तो उसने उसमें पैसा लगाया तो उसका मतलब वो गारंटी है, ठीक। और यहाँ पे जो सेकंड वाले में काम है, तो यहाँ पे हम लोग नॉन प्रॉफिट के लिए हम लोग काम करते हैं, जैसे आपका आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, एजुकेशन में हो गया। तो यहाँ पे अगर एक बार पैसा लगता है तो फिर जब वो कोई चीज बंद होती है, कोई कंपनी अगर जब हमारी बंद होती है तभी वहां से आपका पैसा निकल सकता है, अदर देन वहां से निकल नहीं सकता। तो वो आपका जो होता है वो पैसा एक जगह फिक्स हो जाता है। क्लियर है? कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, या आप एजुकेशन में देख लो, या आपका लिटरेचर में हो गया, या आर्ट्स में हो गया, कोई कला वगैरह हो गई, तो वहां पे आपका पैसा लग जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप प्रॉफिट मोटिव के उससे नहीं आते हैं। क्लियर है? तो वहां पे आप एक इन्वेस्टमेंट के मतलब के एक इन्वेस्टर के थ्रू आते हैं। क्लियर है? आई होप कि ये जो ब्रीफ पॉइंट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनीज विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड था, अब यहाँ पे अगर हमारे पास अनलिमिटेड हमारा कहाँ पे आता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, हमारा अनलिमिटेड पार्टनरशिप में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मान लीजिए जो कंपनी में या कोई भी आपके बिजनेस में जो पार्टनर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 पार्टनर है, अब 10 पार्टनर ने भैया आपने मान लीजिए कि 1 करोड़ का लोन लिया होता था, हर एक पार्टनर पास कितना आ जाएगा, 10-10 लाख रुपए आ गया, 1 करोड़ हो गया, ठीक है। अब किसी के पास अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए नहीं हुए तो क्या होगा, उस मेंबर की आप क्या कर लेंगे, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं वो आपके इसी में होते हैं, भैया जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आपको क्रिएटर को पैसा देना है, ठीक है, आपको क्रिएटर को पैसा देना है, क्योंकि आपने उनसे सामान लिया हुआ था। अब जब आपको सामान का पैसा भी तो वापस करना पड़ेगा ना, कि नहीं वापस करना पड़ेगा, करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें होती हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप अपने क्रिएटर्स को पैसा वापस करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू जस्ट इन्वॉल्व योर पर्सनल एसेट्स आल्सो। तो आपके जो अपने खुद के पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो कंपनीज या जो पार्टनरशिप के जो बिजनेस है उनके क्रेडिटर्स को और पैसा देने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको पर्सनल प्रॉपर्टी में पर्सनल प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में यही होता है पार्टनरशिप में कि भैया आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है इफ यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स। क्लियर है? तो आई होप कि जो पूरा सेकंड पॉइंट है क्लियर होगा। पॉइंट 1 क्लियर, पॉइंट 2 क्लियर। जस्ट वी आर मूविंग अहेड विद द थर्ड पॉइंट, एंड इफ यू फील एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज then please let me know in the comment section. Now we are coming to the third point on the basis of the nationality, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड द मल्टीनेशनल कंपनी। एक जल्दी से ओवरव्यू देते हैं कि इन तीनों कंपनीज में डिफरेंस क्या क्या है। तो इंडियन कंपनी, तो जैसे आप जानते हैं भाई हमारे इंडिया की कंपनी,
खुद की इंडियन कंपनी, तो वो हमारा क्या होता है, वो भारतीय कंपनी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब होता है कोई विदेशी कंपनी अगर वो इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहती है तो उसको बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, अब सर मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी में डिफरेंस क्या है। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब ये होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जो एक या दो कंट्री से ज्यादा में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, फॉरेन कंपनी में नहीं होता, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी मतलब क्या होता है कि भाई वो कंपनी जो आपका दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। क्लियर है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइम इंडियन, तो इंडियन कंपनीज हम लोग जानते हैं कि क्या होती है। सिंपली हमारी एक कंपनी का एक्ट होता है जो आप लोग को मालूम है, वो 2013 का एक्ट है। एंड सिंपल नॉर्मल होती है कंपनीज, और इंडियन कंपनीज जो होती है वो हमारे अब्रॉड में भी जा सकती है, किसी विदेश कंट्री में वो अपने बिजनेस को वो ऑपरेट कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं, नॉर्मल विदेशी कंपनी होती है, ये हमारे इंडिया में आती है, अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं, और इनको भी यहाँ पे आकर रजिस्टर होना पड़ता है किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ठीक है, उनको एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना होता है, और जितने भी जो पेपर वर्क होते हैं उस कंपनी को, उस फॉरेन कंपनी को जो जिस भी कंट्री में जा रही है, ठीक है, जिस भी कंट्री में जा रही है। अब भाई अमेरिका की अगर कंपनी कोई इंडिया में आएगी तो वो हम हमारी क्या हो जाएगी, वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। लेकिन इंडिया की कंपनी अगर कोई अमेरिका जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की, तो वो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाएगी। क्लियर है। तो उसको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वहां का जितना भी नियम वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग उसके डॉक्यूमेंटेशन अपने फाइल करने होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी में। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दे आर बीइंग ऑपरेटेड फॉर द 2 और मोर दैट कंट्रीज। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में जो भी हमारी ऑपरेट होती है उनको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ले लें यूनिलीवर जानते होंगे, ठीक है, और आपका हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन। क्लियर, ये हो गया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में कंपनी ऐसी कौन सी है जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, आपका टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, विप्रो हो गई। ठीक है, तो ये जो कंपनीज होती है, इन्फोसिस, ठीक है, तो ये जो कंपनीज है ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्लियर है। आई होप कि ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है हमारे पास है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास मालिकाना हक होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें, द कंपनी विच इज कंटेनिंग द मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अराउंड 51% तक होता है, मोर देन हाफ। ठीक है, हाफ तो 50 हो गया, मोर देन 51 या 51 से ज्यादा का हो गया तो। ठीक है, और इट मे हैव द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, या फिर उसके पास उतनी अथॉरिटी हो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी। ठीक, जो एक बोलते हैं ना कि मेन कंपनी जिसे, ठीक है, तो वो ये हो जाती है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी मतलब कि जो होल्डिंग कंपनी के अंडर में आती है, मतलब जिसका वोटिंग राइट उतना नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये मेन कंपनी होती है और ये सब्सिडियरी उसकी ब्रांच होती है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कंपनी के अंदर कंपनी खोलना, तो ये सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, उस कंपनी के अंदर होती है। क्लियर है। बहुत सारी कंपनीज हमारी ऐसी होती है जो बिजनेस आपको अच्छे से नहीं दे पाती हैं, तो एनसीएलटी के पास चली आती है। एनसीएलटी आपका 2016 में आया था, एक लॉ है, एक्ट है, कि अगर कोई भी कंपनी जो होती है अगर वो नुकसान में जा रही है या आप उससे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप सीधे एनसीएलटी के पास जाइए और भैया सरेंडर कर दीजिए, भैया हमसे ये व्यापार नहीं चल रहा, तो आप इसको ऑप्शन में डाल दीजिए, आज या फिर इसको आप किसी को बेच दीजिए। तो वहां पे ये आता है आपके सब्सिडियरी कि भैया जब वहां से कंपनी आती है तो कोई एक कंपनी जो होती है वो दूसरे को खरीद लेती है। तो वो जो कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर कंपनी जो, तो आप मान लीजिए कोई एक ग्रुप है या कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो बाकी 5 कंपनीज और ऐड हुए, तो जो 5 कंपनीज होगी वो आपको क्या हो जाएंगे, वो सब्सिडियरी कंपनी जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 ऑन द बेस ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है एंड द गवर्नमेंट कंपनीज है। प्राइवेट कंपनीज आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये पब्लिक कंपनीज भी जानते होंगे एंड गवर्नमेंट कंपनीज जानते होंगे, तो बताने कोई फायदा ही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्राइवेट कंपनीज अगर हम लोग बात करें तो इनका होता क्या है कि जो मिनिमम पेड अप वैल्यू होता है वो आपका 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, कीवर्ड है प्राइवेट कंपनीज का जो मिनिमम पेड अप वैल्यू होता है वो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आप मोटा मोटा बस इतना समझिए।
पब्लिक कंपनीज क्या होती है, इसमें जो मिनिमम पेड ऑफ वैल्यू होता है वो 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइवेट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका एलजी वगैरह आ जाएगा, लाइक्स गुड एलजी, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में आपको क्या आ जाएगा, पब्लिक कंपनी आप कुछ भी ले लो, डिस्को ले लो, आप रिलायंस ले लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज भैया क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज आपका वो चीजें होती हैं जहां पे गवर्नमेंट का किसी भी सेक्टर में जो शेयर कैपिटल का जो हिस्सा होता है वो 51% या उससे ज्यादा का होता है, ठीक है। चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है और वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि भेल ले सकते हैं, एनटीपीसी ले सकते हैं, ठीक है, सेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी गवर्नमेंट कंपनीज आ जाएंगे, क्लियर है। तो आई होप कि प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड द गवर्नमेंट कंपनीज क्लियर होगा। पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनी में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखिए पब्लिक कंपनी जैसे हमने कहा ना कि एलएनटी हो गया, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पे सब्सिडीज चलती हैं, पब्लिक का मतलब ही भाई पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक के फंड्स वगैरह आते हैं भाई, ये लोग बॉन्ड्स इश्यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ देखभाल वहाँ पे वही कंपनीज करती है, ठीक है। तो पब्लिक के थ्रू जब ये हम लोग डिवेंचर्स इश्यूज करते हैं तो वहाँ पे उनको शेयर देते हैं या हम लोग कुछ बॉन्डिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी पब्लिक कंपनीज आ जाएंगी, क्लियर है। गवर्नमेंट कंपनीज आप जानते ही हैं, क्लियर है। तो आई होप कि ये जो टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज होगा, आई जस्ट ट्राइड माय लेवल बेस्ट, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और कोशिश ही की है, ठीक। तो कोई भी दिक्कत हो तो नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस गिव इट अ थम्स अप बटन, ठीक है। आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।